है ना। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लासेस। तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लासेस। तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लासेस। माना कि S एक समुच्चय है माना कि S एक समुच्चय है तथा R उस पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। Let S be a set and R is a relation. Let S be a set and R is an equivalence relation. And let S be a set and R is an equivalence relation defined on S. And R is an equivalence relation defined on S. And R is an equivalence relation defined on S. Okay. Let S be a set and R be an equivalence relation defined on S. ठीक है। यदि A R का कोई अवयव, यदि A S का कोई अवयव है, यदि A belongs to S, तो A का तुल्यता वर्ग S के उन सभी अवयवों का समुच्चय है। S के उन सभी अवयवों का समुच्चय है। S के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A से संबंधित है। समुच्चय सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो A से रिलेटेड हैं उनका कलेक्शन होता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। If A belongs to S, then equivalence class of A, if A belongs to S, then equivalence class of A is the set of all those elements of S. That is the set of all those elements of S which are related to A. All those elements of S which are related to A. Set of all those elements of S which are related to A. Set of all those elements of S which are related to A. For example, बच्चों उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक रिलेशन लिखा था ना कि फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू Z, A रिलेटेड टू B if and only if A plus B एक सम संख्या है। A plus B is an even number। याद है आपको, एक तुल्यता संबंध है। Such that if and only if A plus B is an even number, A plus B is an even number, है ना। अब देखो A रिलेटेड टू B यदि और केवल यदि A प्लस B एक सम संख्या है, ये एक तुल्यता संबंध है। अब इसमें आप कोई भी अवयव ले लो। अब यहाँ R एक तुल्यता संबंध है। R is an equivalence relation। R is an equivalence relation, तुल्यता संबंध है। अब इसका कोई भी अवयव ले लो, जैसे मान लो आप बताओ Z का कौन सा अवयव लिया जाए। कोई भी एक एलिमेंट उठाओ आप Z का, प्रत्येक अवयव के लिए होता है, अगर A इसका अवयव है तो A का तुल्यता वर्ग होगा 5।
एक बच्चे ने कहा 5 ले लो। तो जब मैं अगर 5 का तुल्यता वर्ग बनाऊंगा तो परिभाषा के अनुसार मुझे इस समुच्चय कौन सा है, जेड के उन सभी अवयवों को दिखाना होगा जो इस 5 से संबंधित होंगे। x इज रिलेटेड टू 5। इसका मतलब क्या हो गया, वो सभी z के अवयव a रिलेटेड टू b क्या है, a प्लस b सम संख्या है। तो x रिलेटेड टू 5 का मतलब x प्लस 5 एक सम संख्या है। अब किसी संख्या में 5 जोड़ने पर यदि वो सम संख्या हो जाए, x प्लस 5 इज एन इवन नंबर, तो इसका मतलब वो संख्या खुद कैसी होगी, विषम संख्या। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर सम संख्या हो जाए तो संख्या खुद एक विषम संख्या होगी। x इज एन ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे अवयव आ जाएंगे जो विषम संख्या होंगे, मतलब प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, सो ऑन। ये हुआ इस रिलेशन में 5 का इक्विवेलेंस क्लास, 5 का तुल्यता वर्ग। इस संबंध में ये सारे अवयव होंगे, z के वो सभी अवयव जो 5 से संबंधित हैं, z के वो सभी अवयव जिसमें 5 जोड़ने पर सम संख्या मिले। तो इन सभी संख्याओं में 5 जोड़ोगे तो आपको सम संख्या मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब 5 के तुल्यता वर्ग में आएंगे। ओके, -3, -3 भी तो एक विषम संख्या है, तो -3 से आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार वो सभी z के अवयव आपको रखने होंगे जो -3 से संबंधित होंगे। और -3 से संबंधित होने का मतलब ये हुआ कि x -3 एक सम संख्या है। अब बताओ, किसी संख्या में से 3 घटाने पर किस संख्या से 3 घटाओगे तो सम संख्या मिलेगी। जो संख्या खुद विषम होगी उसमें से 3 घटाने पर आपको सम संख्या मिलेगी, क्योंकि सम माइनस सम, ठीक है, सम होता है, विषम माइनस विषम सम होता है। तो x एक विषम संख्या है, x इज एन ऑड नंबर, और x ऑड नंबर है तो इसका मतलब वही सेट हो गया ना, +-1, +-3, +-5, +-7 डॉट डॉट डॉट। एक बात ध्यान रखो कि भाई इस 5 के इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी नंबर आए उनमें से, जैसे अभी आपने -3 को उठाया, -3 इसी सेट में आता है, इसमें से -3 उठाया तो -3 का इक्विवेलेंस क्लास भी यही का यही मिला आपको, कुछ भी नया नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अवयव लोगे, कोई भी एलिमेंट पिक करोगे, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास वही होगा जो 5 का है, कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। समझ गए? ओके, अब ऐसा एलिमेंट ढूंढो, जैसे अगर आपने -2 लिया तो -2 के इक्विवेलेंस क्लास में आपको वो सारे इंटीजर्स मिलेंगे जो -2 से रिलेटेड है। और -2 से रिलेटेड होने का मतलब ये हुआ कि भाई वो सारे एलिमेंट्स जिनमें x -2 एक सम संख्या हो जाए। अब किसी संख्या में से 2 घटाने पर सम संख्या मिल रही है, इसका मतलब वो संख्या खुद भी एक सम संख्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल सच x बिलोंग्स टू z वेयर x एक सम संख्या है, वो संख्या खुद भी एक सम संख्या होगी। यही मतलब हुआ उसका बच्चों। और सम संख्या होने का मतलब 0 +-2 +-4 +-6 +-8। बहुत सारे बच्चे पूछते सर 0 सम संख्या है कि नहीं? 0 बिल्कुल सम संख्या है। क्यों सम संख्या नहीं होगा 0? 0 बराबर 2 गुना 0 जोड़ 0, तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या है, तो 2 बिल्कुल ही सम संख्या है। समझ में आई बात? 2 बिल्कुल ही सम संख्या है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया। और अब आप देख सकते हो
कि पूरे z का पार्टीशन करता है ये -2 और -3 का यूनियन या -2 और 5 का यूनियन, ये इनको यूनियन करोगे तो आपको पूरा z मिल जाएगा और इंटरसेक्शन करोगे तो फाई मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर पूरा z मिल जाता है और इनका इंटरसेक्शन करने पर आपको फाई मिलता है, क्योंकि एक में आपको सारे सम संख्याएं हैं और दूसरे में आपको सारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसी कारण से ये पार्टीशन करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ तुल्यता वर्ग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज। तुल्यता वर्ग के गुणधर्म तुल्यता वर्ग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज। तुल्यता वर्ग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज। ठीक है, माना कि R किसी समुच्चय S पर परिभाषित R किसी समुच्चय S पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध है। Let R be an equivalence relation. Let R be an equivalence relation defined on a set S. Let R be an equivalence relation defined on a set S. ठीक है, let R be an equivalence relation defined on a set S. Let R be an equivalence relation defined on a set S. तो पहली बात जो है कि हर एलिमेंट खुद के इक्विवेलेंस क्लास में होता है। A belongs to equivalence class of A for every A belongs to S. हर एलिमेंट, देखो A के इक्विवेलेंस क्लास में कौन से अवयव होंगे? जो A से संबंधित होंगे, और आप जानते हो कि तुल्यता संबंध स्वतुल्य होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो होगा ही। इसका मतलब A से रिलेटेड कोई और एलिमेंट हो चाहे ना हो, A तो पक्का ही होगा रिफ्लेक्सिव होने के कारण। तो इसीलिए A हमेशा ही A के इक्विवेलेंस क्लास में मिलता है। हर एलिमेंट खुद के इक्विवेलेंस क्लास में हमेशा होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के कारण। यदि इफ A अगर B के इक्विवेलेंस क्लास में है तो B जो होगा वो A के इक्विवेलेंस क्लास में होगा, सममित सिमेट्रिक। अगर A B के इक्विवेलेंस क्लास में है मतलब A B से रिलेटेड है, तो B A से रिलेटेड होगा मतलब B A के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। तो अगर A B के इक्विवेलेंस क्लास में है तो B A के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। यदि A B के इक्विवेलेंस क्लास में है तथा B C के इक्विवेलेंस क्लास में है तो A C के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध से। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध से। तो ये तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक से ये तीनों पॉइंट हो गए। भाई तुल्यता संबंध है तो ये तीनों तो संतुष्ट करेगा ही, इसीलिए हमेशा होता है। दूसरा है कि यदि x और y ये दोनों ही A के इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं तो x और y आपस में भी संबंधित होंगे। यदि x और y दोनों ही A के इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं तो ये दोनों आपस में भी संबंधित होते हैं, है ना। किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में आए कोई भी दो एलिमेंट होंगे वो आपस में भी रिलेटेड होंगे। क्यों रिलेटेड होंगे? क्योंकि x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A तथा
x a की इक्विवेलेंस क्लास में है तथा y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ y। कहाँ से? सिमेट्री से। अगर a b के इक्विवेलेंस क्लास में है तो b a के इक्विवेलेंस क्लास में होगा, अगर y a के इक्विवेलेंस क्लास में है तो a y के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। और अब ट्रांजिटिव रिलेशन यूज करो, संक्रामक संबंध x a के इक्विवेलेंस क्लास में है तथा a y के इक्विवेलेंस क्लास में है। इसका मतलब ये हुआ कि x y के इक्विवेलेंस क्लास में होगा, और अगर x y के इक्विवेलेंस क्लास में है तो x y से रिलेटेड होगा। तो किसी भी तुल्यता वर्ग में कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो वो आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। किसी भी तुल्यता वर्ग में कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो वो आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो बच्चों, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि यदि a b के तुल्यता वर्ग में आ गया, यदि a b के तुल्यता वर्ग में आ गया तो a का तुल्यता वर्ग और b का तुल्यता वर्ग बराबर हो जाता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेम ही इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। अगर a b के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाए तो a कोई नया इक्विवेलेंस क्लास नहीं बनाएगा, दोनों का इक्विवेलेंस क्लास ही सेम हो जाता है। ठीक है, तो किसी इक्विवेलेंस क्लास में अगर एक भी एलिमेंट हो गया तो उससे बनने वाला इक्विवेलेंस क्लास वही होगा जो पहले था। ऐसा क्यों? अगर a b के इक्विवेलेंस क्लास में आ गया तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास सेम कैसे होगा? रीजन बहुत साफ है, दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है। ठीक है, तो आप ले सकते हो कि भाई माना कि x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a। ठीक है, अब दिखाना है कि ये इसका सबसेट है, x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a, तथा ये दिया हुआ है कि a बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। तो ट्रांजिटिव रिलेशन से x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। x a के इक्विवेलेंस क्लास में है और a b के इक्विवेलेंस क्लास में है, तो मतलब x b के इक्विवेलेंस क्लास में हो गया। क्यों? ट्रांजिटिव रिलेशन से। और इसका मतलब कि अगर यहाँ का कोई एलिमेंट लिया और इसमें दिखा दिया तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b का सबसेट हो गया। दूसरी तरफ माना कि y जो है वो b के इक्विवेलेंस क्लास में, अब a b के इक्विवेलेंस क्लास में है, इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन से b जो होगा वो a के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। अगर a b के इक्विवेलेंस क्लास में है तो b a के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। अब y है जो b के इक्विवेलेंस क्लास में है और b जो है वो a के इक्विवेलेंस क्लास में है, तो y ट्रांजिटिव रिलेशन से a के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा और यहाँ से b का इक्विवेलेंस क्लास a के इक्विवेलेंस क्लास का सबसेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ कि दो तुल्यता वर्ग या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं। टू इक्विवेलेंस क्लासेज आर either identical or disjoint। यदि for every a comma b belongs to S, ठीक है, या तो a इंटरसेक्शन b बराबर फाई होगा या a इंटरसेक्शन b बराबर फाई नहीं होगा। a इंटरसेक्शन b बराबर फाई होगा या इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा। फाई होगा तब तक तो ठीक है, फाई होगा तब तक तो ठीक है कि असंयुक्त हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे।
two equivalence classes are either identical or disjoint. Two equivalence classes are either identical or disjoint. तो आप देख सकते हो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, इधर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव और ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव. तो हमें दिखाना है कि इफ, अतः यदि इनका इंटरसेक्शन फाइव नहीं है, यदि इनका इंटरसेक्शन फाइव नहीं है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे. ये दिखाना है. कैसे बराबर होंगे? अगर इनके इंटरसेक्शन में एक अवयव भी आ गया तो फिर दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे. अगर एक एलिमेंट भी इनके इंटरसेक्शन में आ गया तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि देख सकते हो इफ इनका इंटरसेक्शन नहीं है तो माना कि x जो है वो इनके इंटरसेक्शन में आ गया. जब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट होगा, उसे नाम दे दिया x. अब y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a तथा x बिलोंग्स टू equivalence class of A implies y belongs to equivalence class of x. अब x जो है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A के साथ साथ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B का भी एलिमेंट है. इसका मतलब y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x का एलिमेंट हो गया, x इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B का एलिमेंट हो गया. सो y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B. इसका मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B. और दूसरा कि माना कि Z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B तथा X इंटरसेक्शन में है तो X इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B में भी होगा. तो दोनों ही अगर एक ही इक्विवेलेंस क्लास में हो जाएंगे तो Z X से रिलेटेड हो जाएगा. Z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X तथा x तो b के साथ साथ a के भी इक्विवेलेंस क्लास में आता है. सो z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a implies इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a. देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b. यही इसका प्रूफ है कि अगर मान लो एक एलिमेंट भी इसमें कॉमन आ जाए, अगर एक एलिमेंट भी इसमें कॉमन आ जाए तो दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं. तो इसीलिए टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट. टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर ईदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट. समझ गए? टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर ईदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, है ना. तो ये बात है इनमें. एंड लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है कि प्रत्येक ये जो तुल्यता वर्ग होते हैं, ये तुल्यता वर्ग समुच्चय S का विभाजन करते हैं, विभाजन करते हैं. इक्विवेलेंस क्लासेस गिव्स अ पार्टीशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस gives a partition of set S. Equivalence classes gives a partition of set S. ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेज गिव्स अ पार्टीशन ऑफ सेट S. आपने देखा था ना कि Z को आपने उन सारे इक्विवेलेंस क्लासेज, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज के यूनियन के फॉर्म में लिख दिया. हमेशा पार्टीशन करते हैं. और तरीका क्या है पार्टीशन करने का? बहुत सिंपल तरीका है. जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी एक सेट हुआ और कोई भी उस पर डिफाइंड एक रिलेशन हुआ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एलिमेंट आप उठा लो. मान लो आपने A1 लिया, A1 का इक्विवेलेंस क्लास उठा लो
जैसे ही आपने A1 का इक्विवेलेंस क्लास बनाया तो अब देखो कि कौन कौन से एलिमेंट हैं सेट के जो A1 में नहीं आ रहे, इसके इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो भी इसके इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे उनसे बनाओगे तो फिर आपको सेम ही मिलेगा। तो ऐसा उठाना है जो इसमें नहीं आ रहे हैं, उसमें उठा लो। मान लो A2 नहीं आ रहा है तो A2 से अगला बन गया। फिर आपको सेट का ऐसा एलिमेंट चुनना है जो इन दोनों से बाहर है, क्योंकि जो इसमें आएगा उससे बनाओगे तो यही वाला मिलेगा, जो इसमें आ रहा होगा उससे बनाओगे तो यही वाला मिलेगा। तो आपको ऐसा ढूंढना है जो इन दोनों से बाहर है, और ये काम तब तक करते जाना है जब तक कि आपको मिलते जाए। तो इस तरह से आप का जो कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है वो सेट का पार्टीशन कर देता है इक्विवेलेंस क्लासेज में। तभी आपको शायद सर ने पढ़ाया भी होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ अ सेट होता है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ अ सेट, क्योंकि हर इक्विवेलेंस रिलेशन सेट का पार्टीशन करता है, एंड कन्वर्सली हर पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जिस इक्विवेलेंस रिलेशन के जो इक्विवेलेंस क्लासेज होते हैं उस पार्टीशन के सबसेट होते हैं। जो अलग अलग सबसेट में पार्टीशन करता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों तुल्यता वर्ग का।